समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करना है, जबकि उनकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टी रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझें कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। दो प्लेटें रखी हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और इनके बीच में एक परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है। ठीक है, एक परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है और जिसकी मोटाई है स्मॉल टी। टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में तीव्रता अगर हम निकालें तो तीव्रता ई नॉट बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परंतु आप जानते हैं कि आवेशीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, इसलिए ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एक नंबर, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में अगर हम तीव्रता निकालें तो तीव्रता E इक्वल टू, इसी सूत्र के आधार पर सीधा सीधा लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, जहां पे आप जानते हैं के परावैद्युतांक है। ये दूसरा नंबर। अब आप जानते हैं कि प्लेटों के बीच जो वायु में दूरी है वो कितनी है भैया? वायु में दूरी कितनी है? डी माइनस टी। इतनी तो है, पूरी दूरी डी है, टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम की चौड़ाई है, तो उसको कम कर दें तो वायु में दूरी इतनी हो गई। तथा अगर हम परावैद्युत माध्यम की दूरी पता करें, परावैद्युत माध्यम की दूरी या परावैद्युत माध्यम की चौड़ाई, तो वो कितनी है? स्मॉल टी। तो इसलिए प्लेटों के बीच अगर हम विभवांतर निकालें तो वो विभवांतर होगा, V बराबर, एक सूत्र होता है कि V बराबर E इंटू डी। इस सूत्र के आधार पे V बराबर E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। क्या मतलब हुआ इसका? कि प्लेटों के बीच वायु में दूरी और वायु में तीव्रता को गुणा कर दो, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की दूरी और परावैद्युत माध्यम में तीव्रता, दोनों को जोड़ दो तो परिणामी विभवांतर V होगा जो प्लेटों के बीच होगा। अब हम अगर सबकी वैल्यू रखें तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू अगर रखें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, बचा क्या? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इतना बचा है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये क्या निकला? V। अब यहां से अगर हम, तो इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम धारिता निकालें C बराबर, तो वो क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटे V। तो इस आधार पे हम यहां पे लिख रहे हैं कि जब C बराबर Q बटे V है तो C बराबर Q और V की वैल्यू क्या है हम रख दें अगर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी और प्लस टी बटे के। तो Q से तो Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुंच जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये C बराबर निकल आया।
ये निकल आई है परावैद्युत माध्यम में तीव्रता के लिए सूत्र। लेकिन आगे पूछा है इसी में कि परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसी में अगर हम आगे सॉल्व करें, इन्होंने कहा कि हम धातु की पट्टी रखते हैं, तो आप जानते हैं कि जब प्लेटों के बीच वायु या निर्वात होता है तो K की वैल्यू हम 1 रखते हैं। जब परावैद्युत पट्टी धातु की है तो धातु के लिए K का मान अनंत होता है, ठीक है। तो इसलिए K का मान अगर हम अनंत रख दें तो आप जानते हैं कि T अपॉन अनंत बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T। ये सूत्र हो गया आपका, जो क्या प्रदर्शित करता है कि जब हमने धातु की पट्टी रख दी तो इतनी वैल्यू पहले से जो कम थी, ठीक है, इतनी वैल्यू नीचे और कम हो गई, तो धारिता का मान, तो अतः धारिता का मान बढ़ जाएगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से, तो सेल के भीतर धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर प्रश्न है कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल r है वो नंबर 1 निर्भर करता है प्लेटों की लंबाई पर। प्लेटों की लंबाई कितनी पानी के अंदर है, प्लेटों की लंबाई पर। दूसरा निर्भर करता है कितना प्लेटों का क्षेत्रफल डूबा है सेल के अंदर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तीसरा निर्भर करता है प्लेटों के बीच वैद्युत अपघट्ट, मतलब प्लेटें जो है किस वैद्युत अपघट्ट में प्लेटें रखी हैं, तो हम सीधा सीधा लिख दें वैद्युत अपघट्ट पर। तो इस प्रकार से ये इन कारकों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि एक बैटरी है जिसका R1 प्रतिरोध, बैटरी R1 प्रतिरोध में T समय तक I1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय में T2 धारा प्रवाहित होती है यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी के लिए। तो बैटरी के लिए इन्होंने ये कहा है कि जब R1 प्रतिरोध है तो धारा कितनी है, I1 के लिए प्रथम स्थिति में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, तो उससे हम लिख रहे I1 बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस R1। बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और उसका प्रतिरोध कितना है, R1। ये I बराबर E अपॉन R प्लस R से हमने लिख दिया है। और द्वितीय स्थिति के लिए अगर हम लिखें द्वितीय स्थिति में, तो I2 बराबर हो जाए E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R2। ये द्वितीय स्थिति में हो गया, ठीक है। अब I1 और I2 हमें पता है। आप जानते हैं कि फिर आगे इन्होंने लिखा दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जब समान ऊष्मा उत्पन्न हो रही है अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि Q1 इक्वल टू Q2, या हम लिखते हैं W1 बटे 4.2 और W2 बटे 4.2। ऊष्मा कैलोरी में होती है तो कैलोरी के लिए 4.2 का भाग दे दिया। अब W बराबर आप जानते हैं एक सूत्र है I स्क्वायर R इंटू टी। तो पहले के लिए है तो I1 R1 इंटू टी बराबर 4.2 4.2 तो कटेगी, तो उसको छोड़ देते हैं
आई स्क्वायर I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू टी से टी काट दो, I1 स्क्वायर R1, I2 स्क्वायर R2। अब हम I1 की अगर वैल्यू रख दें तो E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R1 का स्क्वायर इंटू R1 बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R2 का होल स्क्वायर इंटू R2। बस इसी को अब हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम वर्ग खोल लेते हैं, या इसको एक काम करते हैं, ई से तो ई कट ही जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ R1 बटे R प्लस R1 का होल स्क्वायर बराबर R2 बटे R प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। क्रॉस गुणा कर दें, अगर हम क्रॉस गुणा कर दें तो ये हो जाएगा R1 स्मॉल r प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर R2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं R1 पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2r इंटू R2 बराबर, अब R2 के बाद स्मॉल r का वर्ग प्लस R1 स्क्वायर प्लस 2r1। ठीक है, अब R1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां R2 का अंदर कर दो, तो R1, या ऐसे ना लिखें, पहले हम लिखें R स्क्वायर R1 प्लस R1 R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बराबर R स्क्वायर R2 प्लस R1 स्क्वायर R2 प्लस 2R1 इंटू R2। अब देखो ये तो इससे कट जाएंगे, अब बचेगा क्या, यही तो बचेगा R स्क्वायर R1 प्लस, या हम ऐसा करें R स्क्वायर R1 और यहां R स्क्वायर R2, R स्क्वायर R2 को इस तरफ ले आओ तो माइनस R स्क्वायर R2 बराबर ये R1 और R2 का होल स्क्वायर है, उस तरफ पहुंचा दो, तो यहां पे क्या बचा है R1 स्क्वायर R2 माइनस ये उस तरफ पहुंचाए थे तो R1 R2 स्क्वायर, यहां पे क्या कॉमन आएगा R स्क्वायर, बचेगा क्या R1 माइनस R2, यहां पे क्या कॉमन आएगा R1 R2, तो यहां पे बचेगा क्या R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 काट दो तो R स्क्वायर बराबर क्या बच गया R1 इंटू R2, तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया अंडर रूट R1 इंटू R2। बस यही हमें सिद्ध करना था।